Good morning everyone. वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर दरअसल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि जब हम SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दरअसल में बिलोंग करते हैं नेपाल से, बांग्लादेश के, म्यांमार से, एंड उनका नाम यहाँ बिहार वोटर रोल्स के अंदर है। ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि अगर ऐसा हो रखा है तो पास्ट में भी भाई बहुत सारे इलेक्शंस हुए हैं। जैसे 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ है, मतलब उसमें नेपाल के लोगों ने, म्यांमार के लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने भी हो सकता है वोट डाला हो। अब चलो, पास्ट में जो हुआ वो अलग बात है, बट आने वाले फ्यूचर में हम इसको कैसे देख सकते हैं? अब इसमें दो तरह की व्यू पॉइंट सामने आए हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बिल्कुल सही व्यू पॉइंट है कि अगर भारत के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के पास अधिकार है भारत में वोट करने का, जो भारत के नागरिक हैं, तो नागरिकता डेफिनेटली होनी चाहिए, राइट। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे काफी सारी ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि भाई, ये जो डेटा या जो कंसर्न्स हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में इनअप्रोप्रिएट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके माध्यम से ऐसे होंगे जिनके पास वोट करने का जो हक है वो छीन लिया जाएगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हम एक तरह से यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज की तरफ हमने काम किया, ताकि सबके पास वोट का अधिकार हो। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी जल्दबाजी में ये काम कर रहा है, इलेक्शन से जस्ट पहले ये काम कर रहा है, बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ऊपर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे फेक सिग्नेचर्स उनके द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं, और ग्राउंड रियलिटी अपने आप में कुछ और ही है। अब कैसे होगा आने वाले मंथ्स के अंदर, हमें ये पता लग पाएगा क्या वाकई में लोगों को प्रॉपर वोटिंग राइट्स उनके मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम एक तरह से लिस्ट में नहीं आ पाएगा। तो दिस इज समथिंग टू बी सीन, राइट। बाकी इसकी जो अगली सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 28 जुलाई को होगी, तो उस दिन भी देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट क्या इस मुद्दे के बारे में बोलता है। दोस्तों, डेट है आज की 14 जुलाई 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस टीम जो गुरु पूर्णिमा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको सभी यूपीएससी कोर्सेज के ऊपर अप टू 67% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑफर्स हैं ये 16 जुलाई तक एप्लीकेबल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सभी कोर्सेज के लिंक्स डाल दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप इनके कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है ना, वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इसी को अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर यूनेस्को होता क्या है एंड बाकी चीज़ें। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक यूएन की स्पेशल एजेंसी है जो 1945 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके हेडक्वार्टर आपको पेरिस में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड डेफिनेटली इसके नाम में जो चीज़ें मेंशन है ना, एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल, उन सब चीज़ों को एडवांस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये दुनिया भर में काम करता है। ठीक है। 194 मेंबर देश हैं, 12 एसोसिएट मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड भारत भी, इंडिया जो है, इसका फाउंडिंग मेंबर आपको देखने को मिलेगा। अब आप लोग जानते होंगे कि यूनेस्को के द्वारा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट को मेंटेन किया जाता है। अब दुनिया की अगर हम बात करें ना, तो इटली के पास सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, दैट इज 60। इंडिया छठे नंबर पर आता है। देखो, एशिया पैसिफिक में चाइना टॉप के ऊपर है, जैसे चाइना के अंदर आपको टोटल 59 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिल जाएंगी। अब भारत 6th नंबर पे आता है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि भारत में अब टोटल 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। हालांकि बहुत सारी टेंटेटिव लिस्ट के ऊपर हैं, और हमारी तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसके रिगार्डिंग काम भी करता है, राइट। तो ये चीजें आपको क्लियरली पता भी होंगी। अब इस बार क्या हुआ है ना, इस बार हमारी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जिसको ऐड किया गया है, दैट इज द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। दरअसल में इसके अलग अलग सेशंस होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के। जब पिछली बार 46 सेशन हुआ था, तो जो असम के आपको चराइदियो मोइदाम आपको देखने को मिलते हैं ना, उनको ऐड किया गया था इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तब उस टाइम ये हमारी भारत की 43rd वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी थी। अब इस बार जो सेशन हुआ है इनका, उसमें भारत की तरफ से 44th हेरिटेज साइट जो बन गई है, वो आपकी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है। ठीक है, तो काफी लंबे टाइम से यहाँ पे बातचीत चल रही थी इसको ऐड ऑन करने की,
तो आप नोटिस भी कर पाओगे। उससे पहले 41st हमारी साइट थी शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में। 42nd जो बनी थी वो थी होयसाला, जो टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। 43rd आपको यहाँ पर अहोम डायनेस्टी की जो माउंट बरियल सिस्टम, जिसको चराइदियो मोईदाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब ये जो 44th बन गई है, इसके कॉन्टेक्स्ट में 36 कल्चरल साइट्स, 7 नेचुरल साइट्स और एक आपको मिक्स साइट देखने को मिल जाएगी, दैट इज कंचनजोंगा नेशनल पार्क सिक्किम के अंदर। अब आपको ध्यान ये रखना है ना कि टोटल यहाँ पे आपको लगभग 10 क्राइटेरियाज देखने को मिलते हैं, जिसमें 6 क्राइटेरियाज होते हैं आपके कल्चरल साइट के एंड 4 क्राइटेरिया आपको नेचुरल साइट्स के देखने को मिल जाएंगे। अब उसमें जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को ऐड किया गया है ना, वो दरअसल में कल्चरल साइट्स के अंतर्गत ऐड किया गया है। एंड 2 क्राइटेरिया इसमें आपके जिनमें खरा उतरता है वो ये है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप की अपने आप में आर्किटेक्चरल या टेक्नोलॉजिकल आपकी इंपॉर्टेंस है और हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। एंड साथ ही साथ ये आर्टिस्टिक वर्क्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ भी यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो वैल्यू है इन सब चीज़ों की वो और हम यहाँ पे दिखा पाएंगे। एंड आप नोटिस कर पाओगे कि जो मिलिट्री लैंडस्केप है मराठास के, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय के ऊपर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया इन 1670 सीई। एंड उसके बाद भी जो अलग अलग रूलर्स आए अंटिल 1818, तो उनके टाइम्स के ऊपर ये अलग अलग आपको फोर्ट्स बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि 11 फोर्ट्स ऐसे हैं जो महाराष्ट्र में हैं एंड एक फोर्ट आपको तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। आप प्लीज इनके नाम ध्यान में रखिएगा, जैसे सलहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खांडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग एंड सिंधुदुर्ग। तमिलनाडु के फोर्ट की बात करें तो आपको जिंजी फोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इनको यहाँ पे कुछ ऐसे फोर्ट्स हैं जिनको ऑलरेडी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है एंड कुछ ऐसे फोर्ट्स हैं जिनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोटेक्ट करती है। अब इन सबका सिग्निफिकेंस यही है कि आप नोटिस कर पाओगे हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर इन फोर्ट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्यों? क्योंकि देखो मुगल्स जब आते थे तो कहीं ना कहीं लैंडवर्ड साइड से, तो उनको काउंटर करने में इन फोर्ट्स ने मदद करी। एंड अगर यूरोपियन कोस्टल पावर आती थी फ्रॉम द सीवर्ड साइड, उनको यहाँ पे टैकल करने में इन सब ने काम किया। एंड इनफैक्ट ना छत्रपति शिवाजी महाराज भी गुरिल्ला वारफेयर स्ट्रेटजीज में काफी सक्षम थे। ठीक है, तो इन फोर्ट्स का भी वहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है इस टेरेन का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक डेफिनेटली मराठा एम्पायर की बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री लेगेसी आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये फोर्ट्स अलग अलग टाइप के हैं, कुछ इसमें हिल फोर्ट्स हैं, कुछ इसमें हिल फॉरेस्ट फोर्ट है, कुछ हिल प्लेट्यू फोर्ट भी हैं, कोस्टल फोर्ट आपको विजयदुर्गा देखने को मिल जाएगा एंड उसके अलावा आपको आइलैंड फोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल इस तरह से आप कह सकते हो कि 12 फोर्ट्स आपको 17 से 19 सेंचुरी के बीच में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से मैंने जैसा बता दिया, भारत इस तरह से आपको दुनिया में 6ठे नंबर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड पास्ट में भी जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की इस तरह से मीटिंग हुई है तो उसमें इंडिया की यहाँ पे हेरिटेज साइट्स को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, तो अभी आप नोटिस करेंगे कि भारत वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर है। दरअसल में यही कमेटी है जो इन दी एंड यहाँ पे डिसाइड करती है कि कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर डालना है या नहीं डालना। तो इसमें 21 स्टेट पार्टीज होती हैं जिनको यूनेस्को यहाँ पे इलेक्ट करता है। ठीक है, एंड वही वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करती हैं। तो भारत इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए 2021 से 2025 के लिए इसका मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। राइट, ठीक है, आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज योर ऑपरेशन शिवा 2025। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप लोग अमरनाथ यात्रा के बारे में जानते होंगे, दरअसल में 24 नहीं आएगा, यहाँ 2025 आएगा। मैं समझाता हूँ इसके बारे में। एक्चुअली ना आप लोग जानते होंगे कि अगर आपको अमरनाथ यात्रा पे जाना है तो उसके 2 रास्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो, एक है पहलगाम वाला रास्ता। पहलगाम अभी आपने नोटिस किया, बहुत ही दुखद कारणों की वजह से न्यूज में था। राइट, अब ये जो पहलगाम वाला रास्ता है ना, ये थोड़ा लंबा रास्ता है। इसको ट्रेडिशनल रूट बोला जाता है क्योंकि ये हमेशा से यही रूट को इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। ठीक है, थोड़ा लंबा रास्ता है। पहलगाम से चंदनवाड़ी हो गया, शेषनाग एंड उस तरह से पंचतानी होते हुए आप अमरनाथ गुफा तक यहाँ पे पहुंचते हो। राइट, पर एक दूसरा रास्ता भी है, दैट इज योर बल्टाल रूट, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़ा छोटा रास्ता है पर अपने आप में काफी स्टीप रास्ता है, काफी मुश्किल होती है क्योंकि चढ़ान काफी ज्यादा एक तरह से स्टीप है यहाँ पे। तो यहाँ पे बल्टाल होते हुए आप संगम एंड अमरनाथ गुफा तक यहाँ पे पहुंच जाते हो। तो अब क्या करना है, देखो इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अमरनाथ यात्रा को बहुत ही सिक्योर यहाँ पे करें। एंड इसीलिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन शिवा 2025, ताकि जो अमरनाथ यात्रा का रूट है वहां पर श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो। राइट, एंड उनकी सेफ्टी प्रॉपर यहाँ पे इंश्योर करी जा पाए। इसीलिए इंडियन आर्मी ने
सिविल अथॉरिटीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ मिलकर यहाँ पर ऑपरेशन शिवा 2025 यहाँ पे स्टार्ट किया है। लगभग 8,500 ट्रूप्स यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे। एंड जो अमरनाथ यात्रा है वो 3 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक होगी। तो वहां पर जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों यहाँ पे इनकी सर्वेलेंस यहाँ पे प्रॉपरली देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि अलग अलग स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हमने देखा, ठीक है ना, तो उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर काउंटर यूएस ग्रिड्स का इस्तेमाल होगा। यूएस का मतलब क्या होता है? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, बेसिकली ये ड्रोन्स की बात कर रहा है। तो ड्रोन्स मान लो कहीं पाकिस्तान की तरफ से इधर आते हैं तो उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास 50+ ड्रोन न्यूट्रलाइजिंग सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी हमारे पास है। इसके अलावा हम यहाँ पे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग कर रहे हैं पीटीजेड कैमरास के थ्रू, यानी कि पैन टिल्ट एंड जूम के थ्रू। अगर कुछ भी गड़बड़ हमें देखने को मिलती है तो सारे हमें पास सर्वेलेंस अपने पास आ जाएगी। रियल टाइम मॉनिटरिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड प्लस साथ ही साथ यहाँ पर डिजास्टर प्रिपेयरनेस, पिलग्रिम सपोर्ट, हमने बाकी चीजें भी यहाँ पे करी हैं। लेट्स से डॉक्टर्स हो गया, बेड्स हो गया, हॉस्पिटल्स, डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पे स्टैंड बाय पे रखा गया है किसी भी इमरजेंसी पर्पज के लिए। तो दिस इज योर ऑपरेशन शिवा 2025, जिसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, आप लोग मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जानते होंगे, राइट? मैन्युस्क्रिप्ट होता क्या है? ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप लोगों ने भी हिस्ट्री बुक्स के अंदर पढ़ा होगा, पहले टाइम के ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट लिखे जाते थे तो वो हैंड रिटन होते थे, राइट? जो कि कई बार आपने नोटिस किया होगा कि लेट्स से पाम लीव्स के ऊपर लिख लिया, है ना, पार्चमेंट हो गया, पेपर हो गया, उनके ऊपर यहाँ पे लिख लिया। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि जैसे बहुत जो फेमस फेमस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो वेदों की बात कर लीजिए, आप बाइबल की बात कर लीजिए, कुरान की बात कर लीजिए, वो भी कहीं ना कहीं मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म के अंदर ही एग्जिस्ट होती हुई देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना, ये हमारी हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए, हमारे लिटरेचर के लिए, हमारे रिलीजन के लिए, हमारे एकेडमिक्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सर इस केस में इंपॉर्टेंट ये बनता है कि हम इनको यहाँ पे अच्छे से प्रिजर्व भी करके रखें। बिल्कुल सही बात है। एंड उसी लिए भारत ने 2025-26 यानी कि इसी साल के बजट के अंदर एक मिशन स्टार्ट किया, दैट इज योर ज्ञान भारतम मिशन। मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करता हूँ। 2003 में ना हमने पहले भी एक मिशन स्टार्ट किया था, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन, पर वो ज्यादातर उसके रिगार्डिंग कुछ काम नहीं हो पाया। अब 2025-26 में जाके पता क्या हुआ है? यही नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की जो फंडिंग थी वो पहले 3.5 करोड़ थी लास्ट ईयर, उसको 60 करोड़ कर दिया गया है। वो इसीलिए करा गया है ताकि ये जो ज्ञान भारतम मिशन है इट कैन वर्क इजीली अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। तो हम एक्चुअली में चाहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यहाँ पे चाहती है कि इसको यहाँ पे हम अच्छे से काम करें, मैन्युस्क्रिप्ट को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखें, उनके अंदर जो जानकारी है उसको हम यहाँ पे आगे तक लेके जाएं। तो इसी पर्टिकुलर ज्ञान भारतम मिशन का ऑब्जेक्टिव यही है कि 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमें यहाँ पे कवर करना है, उनकी लॉन्ग टर्म के लिए उनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है। और हमारा जो इतना स्ट्रॉन्ग हेरिटेज है, हमारा स्ट्रॉन्ग पास्ट है, उसको यहाँ पे हम प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे फिलॉसफी, वैदिक रिचुअल्स, ये सारी अलग अलग चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएंगी। और इस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको मंदिरों में, मठ हो गया, मोनेस्ट्रीज, जैन भंडारास, आर्काइव्स, लाइब्रेरीज, प्राइवेट कलेक्शंस में आपको देखने को मिल जाती है। चलो ठीक है, ये बात तो क्लियर हुई। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ क्या, मतलब आने वाले दिनों में होगा कि 11 से 13 सितंबर 2025 नई दिल्ली के अंदर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अपना पहला इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होस्ट करेगी। अब पॉइंट यार है कि 11 सितंबर में ही क्यों करेगी? एक्चुअली ना 11 सितंबर हमारी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट डे है। देखो 9/11 की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 11 सितंबर 1893 की। दरअसल में ना स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में यहाँ पे एक बहुत फेमस स्पीच दी थी, अगर आपको याद हो, 1893 शिकागो यूएसए के अंदर। उन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में बोला था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। एक तरह से उन्होंने यहाँ पे ये हिंदुइज्म पूरी दुनिया के सामने वो लेके गए। प्लस एट द सेम टाइम उन्होंने यहाँ पे ये बोला कि हम सभी रिलीजन्स के अंदर मानते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से किस तरह से आप नोटिस कर पाओगे, जो वेदांता है, ठीक है ना, उसकी जो भारत की स्पिरिचुअल फिलॉसफी है उसको पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे रखा। और साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने बात करी कि किस तरह से सभी धर्मों के बीच में साथ में मिलजुल कर रहा जाता है। तो भारत की स्पिरिचुअल वॉइस को दुनिया के ऊपर लेके जाने का काम किया था स्वामी विवेकानंद जी के ये 1893 के शिकागो एड्रेस ने। तो इतना ज्यादा मतलब उन्होंने इंक्लूसिविटी, लव, इन सब चीजों की यहाँ पे जब बात करी ना,
तो वो दिन हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में हम 11 से 13 सितंबर 2025 के टाइम के ऊपर पहली बार इंटरनेशनल मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज कॉन्फ्रेंस यहाँ पे होस्ट करने जा रहे हैं, और ये ज्ञान भारतम मिशन का ही आपको पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो दुनिया भर के स्कॉलर्स यहाँ पे आएंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, एंड कहीं ना कहीं किस तरह से हम मैन्युस्क्रिप्ट्स और बाकी चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपस में डिस्कशन हमें होती हुई देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज योर संचार मित्रा स्कीम। थोड़ा इसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि संचार मित्रा का मतलब क्या है, या संचार मित्र। देखो दरअसल में ना संचार मित्र का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट वॉलेंटियर्स, ठीक है। अब एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे आज के समय ना बहुत सारे अलग अलग इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब टेलीकॉम सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फ्रॉड, आपका जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक जो आपका ठीक है ईएमएफ जो आपको देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन की अगर हम बात करते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये चीजें नोटिस करने को मिलती हैं, ठीक है। अब इन सब से कहीं ना कहीं काफी सारी दिक्कतें हो सकती हैं, राइट, जैसे फ्रॉड वगैरह हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर इनके बारे में जानकारी पहुंचे, तो क्यों ना ये जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स हैं ये लोगों तक जानकारी पहुंचा पाए। अब बट पॉइंट ये आएगा कि इनके पास जानकारी कैसे पहुंचेगी। देखो पहले हम पता क्या करेंगे, हमारे जो स्टूडेंट वॉलंटियर हैं या संचार मित्र हैं उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। हमारे कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होंगे, नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी टेक्नोलॉजी के यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट होंगे, वो इन स्टूडेंट वॉलंटियर को ट्रेनिंग देंगे। एंड फिर इन स्टूडेंट वॉलंटियर की जिम्मेदारी बनती है कि आगे जाके लोगों के अंदर यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे पाएं और लोगों को अवेयर कर पाएं। हम दोस्तों ये चाहते हैं कि हमारी यूथ फोर्स तो अवेयर हुई हो, डिजिटली उनको चीजें आती हों, बट एट द सेम टाइम लोगों को भी जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी अवेयरनेस ड्राइव्स हो। तो संचार मित्र जो है ना स्टूडेंट वॉलंटियर्स, वो एनजीओ के साथ काम करेंगे, कम्युनिटीज के साथ मिलकर काम करेंगे, ताकि लोगों के अंदर एक तरह से अच्छी सी अवेयरनेस इस कॉन्टेक्स्ट में आ पाए, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इस संचार मित्रा स्कीम को यहाँ पे नेशन वाइड यहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है ना। तो पहले स्टार्टिंग में 18 टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बच्चे होंगे जिनको यहाँ पे स्टूडेंट वॉलंटियर की तरह यहाँ पे इनरोल किया जाएगा, राइट। एंड वो जाके इस तरह से अपने कम्युनिटीज के अंदर सारी जानकारी यहाँ पे पहुंचाएंगे। तो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, एंड साथ ही साथ जो ट्रेनिंग की सपोर्ट है वो नेशनल कम्युनिकेशन एकेडमी टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। तो बच्चे जो आपके टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में हैं वो उन 18 इंस्टीट्यूशन से यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। एंड फोकस यही है, कनेक्ट, एजुकेट एंड इनोवेट, ताकि लोगों और टेलीकॉम इकोसिस्टम के बीच एक प्रॉपर ब्रिज बनाया जा पाए। तो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी 5G, 6G, AI, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। एंड कहीं ना कहीं जो बच्चे अच्छा करेंगे ना इनके अंदर, उनको यहाँ पे आगे जाके इंटर्नशिप्स यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन मोबाइल कांग्रेस के अंदर यहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, राइट। टेलीकॉम प्रोजेक्ट्स के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। आपके इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो गया, उनके स्टैंडर्ड्स के अंदर एंगेजमेंट होगा, पॉलिसी वर्क का उनको काम आगे दिया जा सकता है। तो इस तरह से संचार मित्रा को आने वाले समय के अंदर बहुत सा बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है अगर वो अच्छे से काम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज योर अस्त्र मिसाइल। अभी रिसेंटली क्या हुआ, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, अस्त्र मिसाइल कैसी है, इट इज फ्रॉम एयर टू एयर, ठीक है। अब कई बार स्टूडेंट के दिमाग में डाउट आता है, सर ये बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मली पता क्या होता है, हम जैसे विजुअल रेंज की बात करते हैं, विजुअल रेंज का मतलब होता है ऐसी रेंज जो हमारी आईज के थ्रू हम यहाँ पे जिसको देख सकते हैं। बट नॉर्मली हम इसको पता क्या मानते हैं, वी कॉल इट एज रफली 20 नॉटिकल माइल्स, या जिसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 37 किलोमीटर माना जाता है कि 37 किलोमीटर तक आप विजुअल साइट होती है एक ऑब्जर्वर की। उसके बियॉन्ड या उसके अगर ज्यादा देखने की कोशिश करें तो उसको हम बोल देते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। तो दरअसल में ना अस्त्र मिसाइल जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एंड साथ ही साथ ये एयर टू एयर आपको मिसाइल आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे इसको टेस्ट किया एंड आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पे इसकी रेंज 100 किलोमीटर है रफली। एंड इसका फायदा यही है कि लेट से कोई एनिमी है और वो काफी एक्सटेंडेड रेंज के ऊपर है, हमें दिख भी नहीं रहा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी उसको मार गिराने के अंदर यहाँ पे ये चीज पॉसिबल हो पाएगी इवन व्हेन दे आर नॉट विजिबल टू द पायलट। तो इसका यहाँ पे काफी सक्सेसफुल हमें यहाँ पे टेस्ट देखने को मिला।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही है, जैसे यूएस के पास आपको एमरैम आपको देखने को मिल जाएगी, वो भी अपने आप में बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल ही है। एंड इसके अलावा भी आपको और मिसाइल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बाकी इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है इन पार्टनरशिप विद इंडियन एयरफोर्स एंड आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। ये कहाँ टेस्ट हुआ है, ये उड़ीसा के अंदर आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इंडिजीनियसली हमने यहाँ पे डेवलप किया है एडवांस गाइडेंस एंड नेविगेशन सिस्टम, आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। राइट, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। बात करें दोस्तों ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसके साथ ही जो मैंने आपको सैटरडे होमवर्क दिया था, एक था ब्लू रेवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में। तो दोस्तों अगर हम बात करें ब्लू रेवोल्यूशन की, तो बिल्कुल ये फिश प्रोडक्शन को बढ़ाने के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सीबीएम की बात करें तो इसको दरअसल में यूरोपियन यूनियन यहाँ पे लगा रहा है, ना कि यूएसए, तो सेकंड आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट बात करें तलाश इनिशिएटिव की, तो बिल्कुल ये आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस के अंदर बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए, उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखने को मिलता है, तो थर्ड इज करेक्ट है। लास्ट हम बात करें यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ के हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर नहीं है, बल्कि आपको न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर आपको यहाँ पे हेडक्वार्टर्स इसके देखने को मिलते हैं। तो लास्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।